Hello student, how are you? In previous video we start our fourth chapter, distribution of continent and ocean. Distribution of continent and ocean. In this chapter we complete our first topic, continent drift theory. First is continent drift theory. इस थ्योरी को अल्फ्रेड वैगनर ने प्रतिपादित किया था 1912 में। उन्होंने बताया था कि एक पैंथलासा सुपर ओशियन है और एक सुपर कॉन्टिनेंट है। सुपर कॉन्टिनेंट को नाम पैंजिया दिया गया है, उसके चारों ओर जो ओशियन था उसको पैंथलासा नाम दिया गया है। जो इसके सेंटर में एक ओशियन सी बचा था उसको टेथिस सी नाम दिया गया है। और ये सब पैलेयोजोइक एरा में स्प्लिट होते गए और एक दूसरे से दूर होते गए। ये किस कारण हुआ? ये पोलर फ्लिंग के कारण हुआ और टाइडल फोर्स के कारण हुआ। टाइडल फोर्स सन और मून के ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण लगता है और फ्लिरिंग पोल फोर्स ये अर्थ के रोटेशन के कारण लगता है। और इसके एविडेंस क्या मिले हमें? इसके एविडेंस थे तो जिग्साफिट कि ये आकृति में नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका अफ्रीका के बिल्कुल एकदम स्टिक आकृति में मिलते हैं। इसके बाद में सेम रॉक ऑन अक्रॉस द ओशियन, सेम स्ट्रक्चर, फॉसिल्स, टिलाइट और कई प्रकार के और हमें एविडेंस मिले, जिससे हमें पता चलता है कि प्राचीन काल में ये एक दूसरे के बिल्कुल समीप थे। लेकिन इसके बाद में हमेशा नई नई थ्योरी आती रही है। इसके बाद में एक समय आया था पोस्ट ड्रिफ्ट थ्योरी का। उसमें क्या हुआ था कि हमें बताया गया था कि ड्रिफ्ट में तो हमें ज्यादातर कंसंट्रेशन कॉन्टिनेंट के एविडेंस पे रहा, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जोग्राफर का ध्यान ओशियन पे भी जाने लगा, ओशियन फ्लोर के ऊपर। तो इसके ऊपर सबसे पहले थ्योरी दी थी आर्थर होम्स ने। आर्थर होम 1930 कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी। आर्थर होम्स ने 1930 में कॉन्वेक्शनल करंट थ्योरी के बाद आर्थर होम possibility that convectional currents operating in mantle portion कॉन्वेक्शन करंट मेंटल पोर्शन में ऑपरेट होती है और these currents are generated due to radioactive element causing thermal difference in mantle portion। आर्थर होम्स ने बताया कि पॉसिबिलिटी है कि कॉन्वेक्शनल करंट्स हमारे मेंटल पोर्शन में ऑपरेट हो
और ये जनरेटेड होती है रेडियो एक्टिव एलिमेंट के कारण, और ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट थर्मल डिफरेंस के कारण मेंटल पोर्शन में फ्लो करता है। और आर्थर होम्स ने ये बताया कि ये पूरे एंटायर मेंटल पोर्शन में ये वर्क करता है। इस थ्योरी के आने के बाद में कुछ जोग्राफर ने कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट थ्योरी को नकार दिया, जो कि वैगनर ने दी थी। और अब हम इसके बाद में बात करते हैं मैपिंग की, मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर, क्योंकि वर्ल्ड वॉर के बाद में मैपिंग पे ज्यादा ध्यान दिया गया। मैपिंग ऑफ ओशियन फ्लोर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ओशियन मैप पे ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। ओशियन फ्लोर आर नॉट जस्ट ए वास्ट प्लान, इट इज फ्लोर मेजर रिलीफ इन इट्स बॉटम। ये एक वास्ट प्लान नहीं है, इसके डिटेल रिसर्च ऑफ ओशियन फ्लोर। Ocean floor is not just a vast plan, but it is also full of in relief. Ocean floor जैसा हमें दिखाई दे रहा है वैसे एक सिंपल वास्ट प्लेन नहीं है, बल्कि इसमें बहुत सी रिलीफ फीचर हैं। इन रिलीफ फीचर का हमने 13 चैप्टर में पढ़ा था ओशियन करंट में। कॉन्टिनेंट मार्जिन, कॉन्टिनेंट शेल्फ, कॉन्टिनेंट स्लोप, डीप सी ट्रेंचेस, एब्रेसिव प्लेन, इसके सभी के बारे में हमने पढ़ा था। इनके बारे में इन्वेंशन जब कब होने लगी, जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो पीरियड था उस टाइम पे ओशियन फ्लोर के बारे में अधिक जानकारी, अधिक रिसर्च होने लगी। इसके बाद में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के पश्चात ओशियन फ्लोर में सबमर्ज्ड माउंटेन के बारे में पता लगाना, माउंटेन, सबमर्ज्ड माउंटेन एंड डीप ट्रेंचेस के बारे में पता लगाया जाने लगा। इनके बारे में डिटेल पिक्चर मिली हमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद में। और ये कहां पे होते हैं सबमर्ज्ड माउंटेन एंड डीप सी ट्रेंचेस? ये लोकेटेड नियर टू कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट के नजदीक लोकेट होते हैं ये। और इसके बाद में आता है मिड ओशियनिक रीज। इसके बारे में हमें डिटेल पिक्चर मिलती है, इसके बारे में भी डिटेल। मिड ओशियनिक रीज, मिड ओशियनिक रीज वहां पे मिलती है जहां पे एक्टिव रीजन होता है वोल्केनिक इरप्शन का। हमारे ओशियन में लगभग 70,000 किलोमीटर लॉन्ग चेन है मिड ओशियनिक रीज की। इसके बारे में भी हमें वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बारे में पता चला। अब आता है रॉक्स के बारे में। वोल्केनिक इरप्शन के बाद में जो रॉक्स बनती है, ये हो गया हमारा साउथ अफ्रीका, ये हो गई हमारी मिड ओशियनिक रीज। इसके दोनों ओर क्या होते हैं कि इरप्शन होता रहता है। जैसे कि यहां पे मान लिया
यहाँ पे इरप्शन हुआ तो यहाँ पे रॉक्स निकलेगी, फिर ये आगे सरके जाएंगी, ये आगे की ओर होंगी, ये आगे की ओर होंगी। इनमें जो रॉक्स बनती है सबसे पहले ये बनेगी, फिर ये इससे आगे सरकती जाएगी, फिर ये आगे की ओर होती जाएंगी। इन दोनों का स्ट्रक्चर, जैसे इन दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, इन दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, इन दोनों का स्ट्रक्चर एक जैसा होगा, और ये सेम एज में बनी हुई होगी, ये भी सेम एज में बनी होगी। 10 मिलियन ईयर के बाद में ये बनेगी, इसके बाद में ये बनेगी। मेन ये हमें ओशियन फ्लोर के बारे में जानकारी देती है। और जो मिड ओशियनिक रीज, ओशियनिक फ्लोर पे जो फ्लोर होता है, इस पे जो हमें रॉक्स मिलती है ये यंगर होती है, यंगर देन कॉन्टिनेंट। ये हमारी कॉन्टिनेंट की जो रॉक्स हैं ये इससे पुरानी है, ये बिल्कुल नई रॉक्स हमें मिलती है। अब हम बात करते हैं इससे अगले टॉपिक के बारे में। ओशियन कॉन्फ़िगरेशन, ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन। ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन इज हेल्प टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओशियन एंड कॉन्टिनेंट। ओशियन कॉन्फ़िगरेशन हमारी हेल्प करता है डिस्ट्रीब्यूशन करने में ओशियन और कॉन्टिनेंट के। हमने ओशियन करंट के चैप्टर में इसके बारे में विस्तृत तरीके से पढ़ा था कि इसकी ओशियन की रिलीफ फीचर कैसे होती है, लेकिन एक बार इसको फिर से हमें पढ़ना पड़ेगा ओशियन फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन को समझने के लिए, डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए, ओशियन और कॉन्टिनेंट के लिए। ओके, सबसे पहले हम बात करते हैं कॉन्टिनेंट मार्जिन की। कॉन्टिनेंट मार्जिन फर्स्ट है हमारा। कॉन्टिनेंट मार्जिन क्या है? ये है ट्रांजिशन जोन बिटवीन कॉन्टिनेंट शोर एंड कॉन्टिनेंट सोर्स एंड डीप सी बेसिन। ये ट्रांजिशन जोन है कॉन्टिनेंट शोर का और डीप सी बेसिन का। इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं कॉन्टिनेंट शेल्फ, कॉन्टिनेंट शेल्फ, कॉन्टिनेंट स्लोप, डीप सी ट्रेंचेस, ये तीनों ही इसमें इंक्लूड किए गए हैं, जो कि मेजर ओशियनिक फीचर्स में हमने 13 चैप्टर में पढ़े थे। कॉन्टिनेंट शेल्फ क्या होता है? यह वह एरिया होता है जो कॉन्टिनेंट से ओशियन में मिलता है। इसका स्लोप 1 डिग्री या इससे कम होता है। इसकी डेप्थ 30 मीटर से 600 मीटर तक होती है। यह एरिया होता है। इसके बाद में आता है कॉन्टिनेंट स्लोप और इसके बाद में आता है डीप सी ट्रेंचेस, जो हमारी खाइयां होती है। कॉन्टिनेंट स्लोप, इसका ग्रेडियंट एंगल 2 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में होता है और इसकी डेप्थ 200 मीटर से 2000 मीटर तक होती है। इन सभी के बारे में हमने पढ़ा था। डीप सी ट्रेंचेस, ये ओशियन फ्लोर में गहरी खाइयां होती है। सबसे डीप ट्रेंचेस मेरियाना ट्रेंच है, जिसकी डेप्थ 11,000 मीटर है। ये थोड़ा आपको एक्स्ट्रा करवाया गया है आज। आप समझ गए होंगे कॉन्टिनेंट मार्जिन के बारे में। अब हमारा नेक्स्ट है एबेसी प्लेन।
एबेसी प्लेन 3000 मीटर से 6000 मीटर के बीच में जो हमें एक सिंपल प्लेन मिलता है ओशियन फ्लोर के अंदर, उसको एबेसी प्लेन बोलते हैं। और यह कॉन्टिनेंट मार्जिन से लेकर ओशियनिक रिज तक फैला हुआ होता है और एक समान यह बिल्कुल स्मूथ होता है। स्मूथ एरिया 3000 से 6000 मीटर के बीच में जो हमें मिलता है उसको हम एबेसी प्लेन बोलते हैं। हमारा थर्ड आएगा मिड ओशियनिक रेंज। मिड ओशियनिक रिज, मिड ओशियनिक रिज क्या है? हमारे यह बार बार बुक में हर एक चैप्टर में आ रहा है। मिड ओशियनिक वोल्केनो भी आया था। ये एक ही बात है, मिड ओशियनिक वोल्केनो, मिड ओशियनिक रिज। जब वोल्केनो इरेक्ट होता है ओशियन के फ्लोर में, तब ओशियन में एक लॉन्ग माउंटेन चेन की तरह बन जाती है जो कि बिल्कुल वाटर के नीचे होती है। लंबी चेन इस तरह एस आकार की, जो कि अटलांटिक ओशियन में है और इसकी लेंथ लगभग 70,000 किलोमीटर है। सभी ओशियन में इसकी टोटल लेंथ। और इतनी बड़ी ह्यूज माउंटेन लाइन कैसे बनती है? ये वोल्केनो इरप्शन के कारण बनती है। इसी को ही मिड ओशियनिक रेंज बोलते हैं। अब हमारा ओशियन सी फ्लोर कॉन्फ़िगरेशन खत्म हो गया है। अगर आपको इसको बारे में समझ में ना आए तो आप थोड़ा इसको बुक से पढ़ोगे तो माइंड में क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, हमने इसके बारे में कंप्लीट पढ़ लिया है। इसके बाद में आता है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो एंड अर्थक्वेक। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोल्केनो एंड अर्थक्वेक, इसके बारे में आपके बुक में दे रखा है। आप उस डायग्राम से समझोगे तो वो अच्छी तरह से आपके समझ में आ जाएगा। आपको यहां तक इस चैप्टर को कंप्लीट करके मेरे को कॉपी चेक करा देनी है और नेक्स्ट वीडियो में हम इससे आगे अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।